हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पर ये मेरा 18 लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्जिंग। देखिए, जहां तक इंटेंसिटी की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो एक्सप्रेशन की बात है, तो हमारे पास अभी तक फिलहाल सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है और वो ये है कि कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास कहीं पर है तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इक्वल टू 1/4π क्यू के प्लेस में मैं लिख दे रहा हूँ q/r, है ना। हम लोग चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग इस तरह से लिखा हुआ एक्चुअली 1/4πε0 q/r², राइट। ये k के प्लेस में हमने ये 1/4πε0 ये हमने लिखा हुआ है। पर आपको ध्यान रखना है कि रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज नहीं है। हालांकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल भी निकाला है, डिराइव किया हुआ है, पर आप सब लोग जानते हैं कि डाइपोल भी आफ्टर ऑल पेयर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस था, 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस था, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आई थी। पर यहाँ पे आप जानते हैं कि रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज हम लोग नहीं ले सकते। रिंग जैसे कि एक बैंगल है, तो हम लोग ने उसको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की हेल्प से हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्जिंग। प्लीज आप लिखो हेडिंग पर बताओ। तो देखिए, हमारे पास एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब इस रिंग, एक्चुअली रिंग ऐसी रखी हुई है यहाँ पे और इसका ये एक्सिस ऐसा है। अगर मान लो हम लोग रिंग ऐसे लेते बेटा, रिंग अगर ऐसे होती, ये रिंग का सेंटर होता, तो रिंग का एक्सिस ऐसा होता भाई, और रिंग का एक्सिस अगर ऐसा होता, ऐसा होता रिंग का एक्सिस, तो पॉइंट यहां कहीं पर होता, तो उसको ड्रॉ करना डिफिकल्ट है ना। तो हम लोग ध्यान रखें, इसलिए हमने क्या किया है, इस रिंग को, जैसे मान लीजिए ये रिंग होती और ये पॉइंट पी है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये अगर इसका रेडियस कैपिटल आर हो गया बेटा, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है चार्ज, तो हमको क्या करना है कि अगर ऐसे निकालें, ऐसे बनाते तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को ड्रॉ नहीं कर पाते। आपकी कॉपी या जो ये हमारा ब्लैक बोर्ड है वो 2 डायमेंशन है, इसलिए हमने क्या किया, रिंग को 90 डिग्री से टर्न करते हैं। तो रिंग जो है, ध्यान रखना, जो ऐसी रिंग है ये 90 डिग्री घूम गई। तो इस डायग्राम में सबको समझ में आना चाहिए कि रिंग दरअसल ऐसी होगी, है ना, और इसका एक्सिस ऐसा होगा, रिंग का सेंटर है यहाँ। तो हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसको हमने चार्ज क्यू दिया है, हमने स्मॉल क्यू चार्ज दिया है, जो पूरे रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस रिंग के एक्सेस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां हम लोग पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। और हमारी प्रॉब्लम जो है छोटी सी वही है कि रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है और हमारे पास केवल एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की है, लेकिन नहीं। तो हमने क्या किया है, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालने के बहुत ही आसान तरीका है बेटे लोग, देखिए ध्यान से। ये जो रिंग है इसका टोटल चार्ज क्यू है ना बेटा, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि रिंग तो पॉइंट चार्ज नहीं है, पर रिंग के पूरे चार्जेस को हमने, क्योंकि रिंग का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इसको बहुत सारे छोटे छोटे बिलियंस ऑफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं चार्जेस रिंग के पार्ट को, और एक छोटे से हिस्से को, रिंग के एक छोटे से हिस्से को हम लोग एक पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। क्लास 12 के बच्चे हैं, आई एम श्योर इतना तो आप समझ ही जाते हैं ना बेटा। जैसे कोई लाइन है तो ये तो पॉइंट नहीं है, पर इसका एक छोटा सा नेग्लिजिबल हिस्सा, हम लोग अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं इनफाइनेटेसिमली, अगर आपको याद हो, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली लेंथ बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, तो ये पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो पूरी रिंग जो है वो तो एक पॉइंट नहीं है, पर रिंग का एक छोटा सा हिस्सा जो है, नेग्लिजिबल हिस्सा जो है, वो एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। और पूरी रिंग का चार्ज अगर क्यू है पूरे रिंग का, तो इस छोटे से हिस्से का चार्ज भी, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, तो ये चार्ज भी बहुत कम होगा, इनफाइनेटेसिमली। तो पूरी रिंग का जो सरकमफेरेंस है वो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ हिस्सों से डिवाइड किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक हिस्से का चार्ज डीक्यू, उसको सम करोगे, इसमें भी चार्ज डीक्यू है, फिर इसमें डीक्यू है, फिर इसमें डीक्यू, इन सबको सम करोगे तो टोटल चार्ज क्यू हो सकता है, राइट। और पूरे रिंग का जो टोटल चार्ज है क्यू, वो दैट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, बट इस छोटे से हिस्से का जो चार्ज है डीक्यू, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। तो हम लोग निकालना चाहते हैं। अब सिचुएशन ये देखिए ध्यान से, ये हमने डायग्राम बनाया कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसको हमने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज जो पूरे रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
और हमने क्या किया है कि इस रिंग के पूरे पार्ट से एक छोटा सा पार्ट लिया है, और जिस छोटे से पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा सा चार्ज है dq which can be considered as a point charge. रिंग का पूरा चार्ज q है which is not a point charge. रिंग का एक बहुत 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 छोटा हिस्सा जो है ये चार्ज dq है which can be considered as a point charge. राइट? तो हमने क्या किया कि छोटा सा dq लिया और हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है हम ये एज्यूम करते हैं कि वहां पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज छोटा सा रखा हुआ है। तो इस चार्ज को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लें रिंग के चार्ज को, तो रिंग के चार्ज का एक छोटा सा हिस्सा जो dq है जिसको आप एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर रहे हैं, वो छोटा सा चार्ज dq which can be considered point charge, वो इस dq चार्ज को रिपेल करेगा। तो इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये होगा de क्यों लिखा बेटा हमने? अगर q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बहुत ही कम चार्ज, बहुत ही छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी, तो उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट? अब आप देखिए यहां पे समस्या क्या आएगी, छोटी सी समस्या कि देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है और ये चार्ज dq से, इसके अपोजिट चार्ज एलिमेंट हमने ये ले लिया, क्योंकि हमने पूरे रिंग के चार्जेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, चलो बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हमने। तो ये अगर पॉइंट चार्ज है एक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होगी ही नहीं बेटा। जैसे इस dq के जस्ट अपोजिट अगर एक चार्ज हम लोग dq ले लें, उसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन ऐसी होगी। राइट? अगर यहाँ पर एक चार्ज हम लोग dq ले लें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होगी, और यहाँ पर एक dq ले लें हम चार्ज तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस रिंग को बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे और हर एक छोटे से पॉइंट को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी de की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड d होगी। ध्यान समझ गए आप लोग? और परंतु इन d मतलब डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स dq की वजह से पॉइंट p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनकी डायरेक्शंस ऐसी होगी, ऐसी होगी कि नहीं? मान लीजिए रिंग है पूरा, तो इस छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसी होगी और इधर वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। ऊपर रिंग का अगर हिस्सा है, अगर इधर वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो नीचे वाली की वजह से ऐसी होगी। ध्यान रखना। तो सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट होगी। जैसे इसी डायग्राम में हम लोग कंप्लीट कर लें, ये चार्ज dq लिया बेटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसी है, तो इसके जस्ट अपोजिट एक चार्ज हम लोग ले लें dq, ऐसे ले लें dq, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसी हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट dq, ये भी de होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट बी। और आप देखिए ध्यान से, ये r है, जाहिर सी बात है ये भी r होगा बेटा, डिस्टेंस एक कोन की तरह शेप बनेगा इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिंग के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट जो लाइन एलिमेंट्स होंगे छोटे छोटे, उन सब की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अलग अलग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर ऑल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम तो जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने या रिजॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसीलिए हमने क्या किया कि डी को रिजॉल्व करने में दो कंपोनेंट्स में, जैसे कि इस डी को रिजॉल्व करने दो कंपोनेंट्स में। देखिए ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा होगा, आपको मालूम से सिमेट्री प्रिंसिपल से। ये आर है, ये एक्स है, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें ना हम लोग, तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो कि आर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये भी आर है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पी का हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं इस डी क्यू चार्ज से आर, पॉइंट डिस्टेंस आर है, इसको इतना भी लिखा जा सकता है। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। तो आप ये ना समझे कि सिर्फ यहाँ पे दो चार्ज एलिमेंट है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे चार्ज डी पे। वेल हमने सिर्फ दो लिए एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर। तो इस डी को रिजॉल्व करोगे आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डीजी को रिजॉल्व किया बेटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा डीई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फॉर्मूला होगा डीई साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर हम इस डीई को रिजॉल्व करें दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, इस डी को रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में होगा ये डीई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि थीटा यहां से बन रहा है, ये होगा डीई कॉस थीटा। ये सब चीजें
DE cos थीटा, ऐसे होगा ना। तो आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एलिमेंट्स DQ की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देखोगे कि और उन सभी D की डिरेक्शन डिफरेंट है, तो हम देखेंगे फॉर एवरी DE sin थीटा देयर इज एन अनदर D sin थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन। एक D sin थीटा ऐसा है तो एक ऐसा होगा, एक D sin थीटा ऐसा है तो एक ऐसा होगा, एक ऐसा है तो एक ऐसा। देयरफॉर सारे DE sin थीटा जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन सारे DE cos थीटा को आप देखेंगे तो वो सब के सब सेम डायरेक्शंस में है। ऑल DE cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शंस, इसलिए वो एक दूसरे के अब ऐड हो जाएंगे। Therefore नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा एंड सो ऑन। इन अदर वर्ड्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो इंटीग्रेशन DE cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमको सॉल्व करना, ठीक है। आई होप आपको बनेगा। आप डायग्राम बनाइए तब मैं आपको समझाता हूँ। हमको ये लिखना है, जब तक आप बनाइए डायग्राम तब तक मैं लिख लेता हूँ कि हम क्या लिखना है। हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। ये आप डायग्राम बनाइए, तो थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं। ये लिखना है, थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं बेटा। कंसिडर ए सर्कुलर ring of radius capital R. Suppose a charge Q, suppose a charge Q is given to the ring. Suppose a charge Q is given to the ring which is uniformly distributed over its length or over its circumference. Now take a small line element. Think. Okay, बेटा, let P be a point, on the axis of the ring, at distance x from the center of the ring, on the axis of the ring from its center, where electric field is to be determined. प्लीज नोट करें इसको, फिर बता। यूनिफॉर्म लिख लिया बच्चे लोग? ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा बेटा क्योंकि थोड़ा सा जल्दी लिखिए बच्चे लोग, तो पॉज करके लिखिए आप लोग। तो इस रिंग के पूरे चार्ज को हम लोग ने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा, और उन छोटे छोटे हिस्सों को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग उसके बाद हम लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद बेटा कि टेक एन infinitesimally small charge element dq, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, which can be considered as
can be considered as a point charge. Considered as a point charge. Bracket close. Consider as a point charge. तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं बेटे लोग, आपको सब लोग जानते हैं, तो लिखते हैं ये, ठीक है। तो लिख दिया नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी due to charge element, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर चार्ज एलिमेंट डी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी, तो उसका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सब लोग जानते हो फॉर्मूला, आप सब लोग जानते हो बेटे लोग कि अगर चार्ज क्यू होता तो ये ई हो जाता, अगर सिर्फ चार्ज क्यू होता, याद है ना, एक चार्ज की इंटेग्रली होती है क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू के प्लस में डी क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट जी हो गया। फिर हम लिख सकते हैं, हमको लिखना चाहिए कि ये जो डिफरेंट चार्ज एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं, हम लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric field or electric field intensity due to different charge elements are different in direction, so net electric field at point P, so to determine net electric field डी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, DE can be resolved into two perpendicular components, two perpendicular components, और वो कंपोनेंट्स क्या होंगे बच्चे लोग, BE cos theta and DE sin theta, BE cos theta and DE sin theta respectively। प्लीज राइट करो भैया, ये मिटाते जा रहे हैं थोड़ा जो आप लोग पहले के लिखा होगा, आप लिख नहीं पाए तो वीडियो को रोक के आप लिखिए, पॉज करके, डी sin के रेस्पेक्टिव, और जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर एवरी डी sin थीटा देयर इज अनदर डी sin थीटा, इसलिए वो सब कैंसिल हो जाएंगे ना, फॉर एवरी DE sin theta there is another DE sin theta in opposite direction, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, so they cancel one another, so they cancel one another
नाउ सारे डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में जो ऐड हो जाएंगे, ऑल DE cos theta are in same direction, so they can be added, therefore so हम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि नेट लिक्विड कितना हो गया बेटा, DE cos theta plus DE cos theta plus DE cos theta plus DE cos theta, in other words इंटीग्रेशन DE cos theta। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा 11th में, जैसे कि इंटीग्रेशन dx x होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं, आप लोगों ने सुना होगा कि इंटीग्रेशन dx कैसे हो गया। दरअसल इंटीग्रेशन dx का एक मीनिंग ये भी होता है कि ये लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ dx का सम है ना बेटा, dx plus dx plus dx plus dx plus dx plus dx एंड सो ऑन। तो नेट इसको हमने देयरफॉर इसका मीनिंग होगा कि इंटीग्रेशन dx हो जाएगी सिग्मा की, समझ के आप लोग ध्यान रखना। तो ये इंटीग्रेशन dx जो है x की तरह होता है, उसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, हर एक छोटे से एलिमेंट dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा है, और पूरे रिंग में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे हमने रिंग्स चार्ज एलिमेंट्स ले लिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा एंड सो ऑन, मिलियंस ऑफ DE cos थीटा का सम, दैट मींस टोटल इंटीग्रेशन जो है वो गया इंटीग्रेशन DE cos थीटा, ठीक है बेटा ध्यान। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये होगा E is equal to इंटीग्रेशन DE cos थीटा। हम DE की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो E इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE की वैल्यू पुट किया आपने, ये हो गई थी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ D, इस D की वैल्यू मिलेगी, और cos थीटा एज इट इज। यहां पर एक्सेप्ट dq सब कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ सकता है, सारे बाहर आ सकते हैं। आपको मालूम चाहिए कि हम जब भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos थीटा कांस्टेंट है बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, बचा कितना इंटीग्रेशन dq। तो जैसे इंटीग्रेशन dx x होता है बेटे लोग, वैसे इंटीग्रेशन dq क्या होगा, q के इक्वल हो जाएगा। और एक चीज ये भी पुट कर लेते हैं कि अगर आप देखिए इसमें cos थीटा के ये ट्रायंगल देखें, या ये वाला नीचे वाला भी देख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। हमने किया पुट cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इंटीग्रेशन dq इक्वल टू कितना होगा बेटा, q जाएगा, एंड इंटीग्रेशन dq इक्वल टू q जाएगा। अगर आपको स्टेप नहीं लिखना हो तो भी चल जाएगा। अभी डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाना था एक्चुअली, बीच में बन गया तो कोई बात नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया cos थीटा बाय r स्क्वायर, सॉरी cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है हम लोगों को, ये हो गया r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, cos थीटा इक्वल टू क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इंटीग्रेशन dq इक्वल टू जाएगा q, इंटीग्रेशन dq की प्लेस पर लिख दिया q नॉट dq, और ये cos थीटा की वैल्यू लिखी है x अपॉन r। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो गया लगभग आ गया। सो आप इसे लिखते हैं और E इज इक्वल टू होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बाय r क्यूब बाय r, ठीक है। ना पाइथागोरस थ्योरम देखिए तो आप लिख सकते हैं, नाउ चेक कीजिए, हम लिख सकते हैं नाउ, आप चेक कर सकते हो r इक्वल टू पता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इतना है, तो विच इंप्लाइज आपको चाहिए r क्यूब, तो r क्यूब एक्चुअली इसका मतलब सब लोग जानते हैं कि इसका मतलब हो गया r इक्वल टू है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। हमको चाहिए r क्यूब, r नहीं r क्यूब चाहिए, सो आप लिख सकते हैं, सो r क्यूब इक्वल टू जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसको पुट करते हैं हम लोग। सो आप लिख सकते हैं,
इसको E इज इक्वल टू एक्सप्रेशन फाइनल स्टेप इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qx अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज़ टू 3/2. This is the expression for the electric field intensity, right? Please लिखिए फिर आप इस आ रहा है इसमें पूरा X upon R है वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन जो R स्क्वायर बेटा ये x अपॉन R लिखा है भाई, अगर नहीं दिख रहा बच्चे लोग x अपॉन R है और इंडियन d इक्वल टू q लिखो. हो गया सबका? ये डेरिवेशन फिनिश हो गया. इसको हम लोग सिर्फ कितनी पढ़ना था इसमें. अब इस पर हम लोग छोटा सा डेरिवेशन लिखिए सबने. हम लोग इसका छोटा सा एक स्पेशल केस कर सकते हैं और वो स्पेशल केस ये है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. ठीक है, स्पेशल केस तो आप लिख सकते हैं. स्पेशल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग, जो हम लोग रिंग दिए हमने चार्ज रिंग हमको निकालना है. तो लिख सकते हैं सेंटर पे x की वजह से ये पॉइंट P जो है, अगर मान लीजिए बेटा ये x है, OP इक्वल टू x है बच्चे लोग, OP इक्वल टू x है. अगर ये P थोड़ा पास आता है तो x घटता जाएगा. OP की लेंथ x है बेटा, ये पॉइंट P अगर रिंग के पास आता जाएगा तो x घटता जाएगा. और अगर हम लोग मान लें कि पॉइंट P अगर सेंटर पर है, P पर O पर, तो OP इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट इज x इक्वल टू 0. तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग आप बोल सकते हो OP इक्वल टू x, ये हो जाएगा 0 ZR, राइट. और सब लोग जानते हैं 0 इंटू एनीथिंग, ये एक्सप्रेशन देखिए 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो e की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. सो आप लिखोगे e इक्वल टू 0. तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. इसको लिख सकते हो e सेंटर, ऐसे लिख लीजिए. और ये एक्सेस पर है ना, ये ऐसे ठीक है, लेकिन अगर चाहे तो एक्सेस लिख सकते हो e सेंटर इक्वल टू. प्लीज नोट करें इसको, फिर अपन नोट करें इसको. तो बच्चे लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे बेस हम कर सकते हैं. और क्वेश्चन प्लीज आप लिख लीजिए. शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ a uniformly charged ring is maximum at the distance x equal to plus minus r by root 2 from its center, and its magnitude is q divided by 6 root 3 pi epsilon 0 r square. इसमें छोटा सा मेंशन चीज नहीं है, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि रिंग का जब q द चार्ज ऑफ द रिंग है. ऑब्वियस है कि स्मॉल भी चार्ज ऑफ द रिंग है. तो इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अपन सॉल्व करते हैं. प्लीज सॉल्व कीजिए, लिखिए इसको क्वेश्चन को बेटे लोग, फटाफट लिखिए क्वेश्चन. जिनका नहीं हुआ है वो लोग इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिखिए. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन ट्राई करते हैं. हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन आएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी कंडीशन सिर्फ इतनी सी है बेटे लोग कि आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए, ये रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का फॉर्मूला होता है E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Qx divided by R square plus X square to 3/2. ये आपको याद रखना चाहिए. और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज होने वाला है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा. कोई भी क्वांटिटी जब किसी भी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो जिस समय वो मैक्सिमम हो जाती है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो जाती है, उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है. आई रिपीट, इस क्वेश्चन में E चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x बदलता जाएगा, x की वैल्यू बदलती जाएगी, तो E की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर E डिक्रीज हो रहा है, x को चेंज करेंगे तो x चेंज होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि जिस समय x को जो मतलब कि x के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी क्वांटिटी अगर किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो जिस पॉइंट पर कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो जाती है उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी जीरो हो जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोग क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट E is equal to, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्जिंग इज 1/4πε0 qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। सबसे पहले तो आपको ये लिखना चाहिए, आप चाहे तो वर्ड्स में लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्जिंग इज, फिर आप लिखिए dE by dx equal to 0 when or at the point when E is maximum। जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन में E की वैल्यू मैक्सिमम होगी बेटा, उस समय D by dx जीरो होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग को dE by dx निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग dE by dx की वैल्यू, कंडीशन है, ध्यान रखना। तो पहले तो हम लोग dE by dx को निकालते हैं, फिर ये कंडीशन हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो स्टार्ट में सो आप लिख सकते हो dE by dx, d by dx of E is equal to d by dx of right hand side, that is 1/4πε0 to get cube x divided by r square plus x square plus x square is to 0, right? So dE by dx सॉल्व करेंगे। आप सब लोग को मालूम नहीं चाहिए, हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं, तो 1/4πε जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा बेटा, राइट? और q भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो q भी बाहर आ गया। चलो ये q बाई कांस्टेंट, तो बचा हमारे पास d by dx ऑफ, यहाँ बचा x और यहाँ बचा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये बचा, राइट? ध्यान रखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि dE by dx is equal to 0, dE by dx is equal to 0, dE by dx is equal to 0 कब? when E is maximum, when E is maximum। तो भैया E की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए राइट हैंड साइड का टर्म 0 होना चाहिए, ये कांस्टेंट है तो सकते हैं हम लोग, और तो अगले स्टेप में दैट इज q अपॉन 4πε0, q upon 4πε0 d by dx of x upon r square plus x square raised to 3/2 is equal to 0, राइट? क्योंकि क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा बेटा d by dx of x upon r square plus x square raised to 3/2 is equal to 0। बंदा बच्चे लोग देखिए ये ऐसे ही है भाई, ये सिचुएशन है ना, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे हम लोग कि if 5x equal to 0, तो अगले स्टेप में लिख सकते हो 5 तो है, तो लिख सकते हो अगले स्टेप में x equal to 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता बेटा, इसलिए 0 का। अब यहाँ पर सिचुएशन जो आ गई है वो आपको याद होना चाहिए, क्लास 11 में फॉर्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन में, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, याद है आपको, d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला याद दिला रहा हूं मैं आपको भाई, सिंपल सा, सेकंड फंक्शन d by dx of first function minus first function d by dx of second function whole divided by second function का whole square। याद आ रहा है बेटे लोग, ये हमको यूज करना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो है वो x है बेटा, और जो सेकंड फंक्शन है वो डिनोमिनेटर है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 3/2। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और भी आपको याद करनी पड़ेगी, खासकर बायो वाले बच्चों को ध्यान रखना है, वही कि फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे हम लोग अगर मान लो, देखो सबको याद दिला जा रहा है, d by dx ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 3/2 करें हम लोग, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे है भैया, देखिए अगर मान लीजिए d by dx ऑफ x क्यूब होता ना बाई 3/2, तो आप इसको सीधे लिख देते 3/2 x टू हाफ, ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे r कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये फंक्शन होगा, तो ये ऐसे होगा 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 1/2 n माइनस 1 इंटू, देन इसके बाद होगा d by dx ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ये और सॉल्व होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर 0 क्योंकि आर कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट के अंदर। तो ये यूज होने वाला है बेटे लोग, ध्यान रखना। तो अभी आप लिखो, इसको डिस्कस करना, फिर कभी एक रेमेडियल क्लास लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, उसमें लोग सॉल्व करेंगे। मस्ट बी दो। तो अगला स्टेप लिख दिया हमने, सेकेंड फंक्शन सॉल्व कर देंगे। सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन रेज़ टू 3/2 होल डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं करना, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम जानते हैं कोई भी अगर फ्रैक्शन 0 है तो उसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपका ये तो 0 होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी भाई। इसको सॉल्व करते चलते हैं, और तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है, याद रखना 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। डिनोमिनेटर तो हमने लिए नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर ही 0 होगा। इसको सॉल्व किया, न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड सॉरी शुरू की टर्म आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। आर में है ना भाई, बोर्ड में ये सॉल्व है, माइनस 3x/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/2 इन डिनोमिनेटर, ये पैरेलल कांस्टेंट डी बाई डी ऑफ कांस्टेंट 0 डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इज इक्वल टू 0। बस लगभग आ गया बेटा, प्लीज नोट करें फटाफट बच्चे लोग। तो ये हो गया भैया हमारे पास को, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 माइनस 3x/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/2 इंटू 2x इक्वल टू 0। और इसको राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड लेके आएंगे तो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इक्वल टू 3x/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/2 इंटू 2x। और ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 1/2 है तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे बचेगा आप लोग ट्राई करो, इनको नहीं बनता चलो इसमें लिखा दो, इसको नीचे लिखा देते डिनोमिनेटर में, तो क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/2। जिनको बनता है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं लिख लेना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 3x स्क्वायर। अगर किसी को बनते स्टेप की जरूरत नहीं है तो क्या नेक्स्ट स्टेप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 के 3/2 माइनस 1/2 हो गया बेटा, ये हो गया 3x स्क्वायर। और आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और देयरफॉर x इज इक्वल टू और आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। Therefore, x is equal to plus minus root r by 2। प्लस माइनस का मतलब होता है बेटा कि अगर यूनिफॉर्मली चार्जिंग है तो उसके दोनों तरफ पॉइंट मिल सकते हैं। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना, x is equal to r by 2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम, उसके लेफ्ट साइड में भी ऐसे होगा, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में भी ऐसे डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, चलो बता रहा हूं बेटा मैं। हो गया सबका बच्चे लोग?
ठीक है। ना उसके बाद लिखते हैं हम लोग जो कि चलो आंसर हो गया भैया x इक्वल टू +1। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हम लोग को, फाइंड प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड निकालना ना, तो E मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, यानी कि हमको निकालना है E मैक्सिमम। हम लोग जानते हैं E इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ±r/2। न्यूमेरिकली प्लस माइनस नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी नहीं, वैसे इसकी जरूरत है क्योंकि हम लोग x² ही लेना हम लोग ना। तो देखिए हमारे पास जो है E इज इक्वल टू, हमारे पास है फॉर्मूला, फिर से लिखा, वी नो दैट जनरल फॉर्मूला E का 1/4πε0 qx डिवाइडेड बाय, ये था हमारे पास r² प्लस x² प्लस 3/2। प्लस माइनस मतलब दो डायरेक्शन से, अगर हम लोग चाहें तो न्यूमेरिकली ये r/√2 होगा। सो आप लिख सकते हैं E मैक्सिमम, so E maximum 1/4πε0 Q x के प्लेस में r/√2, उसके बाद r² और x के प्लेस में x² हो जाएगा r² हो जाएगा बेटा। सॉल्व करते हैं बेटे, E मैक्सिमम इक्वल टू 1/4πε0 Q r/√2 और ये हो गया 3r²/2 राइट। कुछ कैंसिल होता है बेटे लोग, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे हम लोग। तो ये हो रहा है भाई, इसको सॉल्व करने पे ये हो गया Q और इसको कैंसिल किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2πε0 इंटू 3r और ये जो √2 है इसको भी नीचे लेके आ जाओ, तो 2 इंटू 3 6√2 आ गया। तो मुझके पास आ गया E मैक्सिमम, E मैक्सिमम की वैल्यू हो गई Q अपॉन 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 √2 6√2 पाई ε0 कैपिटल R, या 3 नोट करें। बताओ तो बच्चे लोग हम लोग गॉस लॉ के पहले का ये फिनिश हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास से गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतनी रखते हैं बेटा, नहीं तो वो लेंदी हो जाता है। तो बच्चे लोग एक छोटी सी चीज और बच गई है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज विद डिस्टेंस x ऑब्वियसली। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज होता है तो ये भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो है ही, आपको मालूम है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्जिंग का जो एक्सप्रेशन निकाला है, तो उसमें x चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस x पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्जिंग का, वो है 1/4πε0, ये है q x डिवाइडेड बाय कैपिटल R² प्लस x², राइट। ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो छोटा सा डिस्कशन है। अब देखिए जैसे नंबर 1 हम सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर आपको याद हमने पढ़ा था, अब चेक कर सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग पे x की वैल्यू 0 थी और यहाँ x की वैल्यू पुट करें तो कॉन्सिक्वेंटली E जो था, E सेंटर आपको याद होगा वहां पर 0। आपको याद होना चाहिए नंबर 2 हमने पढ़ा था कि E is maximum at the distance, E is maximum at x equal to plus minus r/b। ये मुझे पता था, मतलब शुरू में x ग्रेजुअली बढ़ता तो E थोड़ा धीरे बढ़ता जाता, पर जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा आप देखोगे शुरू में जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, नंबर 3। तो देखिए क्या बात है, शुरू में तो अगर हम लोग मान लें कि x अगर काफी छोटा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग,
तो डिनोमिनेटर में एक्चुअली लगभग ये आर क्यूब लिखा हुआ है। जब रिंग से कम डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी कि इस केस में इनिशियली जो है ना, अगर हम x को मान लें कि नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू r, तो नीचे इसको 0 मान लो तो आर स्क्वायर बचेगा बेटा, आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर रेस टू, ये x को 0 मान लो यहाँ पे, रेस टू 3/2, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअली आर क्यूब की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बचा, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर इनिशियली जो है ना e प्रोपोर्शन टू x ऑलमोस्ट, तो ग्रेजुअली वो बढ़ेगा प्रोपोर्शन में। और जब डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उस केस में देखिए क्या होगा। उस केस में आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि r काफी कम हो रहा है तो 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 दैट इक्वल टू x स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 3/2 दैट इक्वल टू x, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सप्रेशन आप देखिए ध्यान से, आपका एक्सप्रेशन इजीली हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाय x क्यूब हो जाएगा अप्रॉक्स। इस x कट जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर, अप्रॉक्स है बेटा ना, वेरी क्लियरली कि यहाँ पे e इनवर्स प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर है। जबकि इनिशियली आप देख सकते हैं, इनिशियली अगर आप देखोगे कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर e प्रोपोर्शन टू x आ रहा है, तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शन टू x आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। पर जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपको ध्यान रखना कि e इनवर्स प्रोपोर्शन टू x, यानी कि e डिस्टेंस के साथ घटने लगेगा। प्लीज फटाफट नोट कीजिए, प्लीज नोट कीजिए प्लीज फटाफट। जिस बच्चों उनको नहीं मिला वो वीडियो को रोक के लिखिए प्लीज। तो देखिए बेटा, वेरिएशन में हम लोग ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर रिंग है, रिंग सिचुएटेड है यहाँ पर, तो जहां पे भी रिंग सिचुएटेड है ये लिंक की लोकेशन होगी, इसको ओरिजिन मान लेते हैं अपन बेटा। और अगर हम यहाँ देखें डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस है बेटा, x एक्सिस यहाँ पे x ग्रेजुअली बढ़ा, ये रिंग हुई यूनिफॉर्मली चार्ज। तो आपको याद होगा कि सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और फिर आपको याद है सेंटर पे हमने पढ़ा e इक्वल टू 0 था, फिर e मैक्सिमम गया था इस डिस्टेंस पर। मान लीजिए कि ये x इक्वल टू, ये रेडियस है कैपिटल R, ये जो x है ये वाला डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस मान लीजिए x इक्वल टू है r/√2। तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल, एकदम 100% तो नहीं, लेकिन ग्रेजुअली समझ सकते हैं यहां तक पड़ता है इलेक्ट्रिक। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद यहां से घटना शुरू हो जाएगा ध्यान इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट तो नहीं बना सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x था, तो ऑलमोस्ट इस तरह से पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बेटा यहाँ पर, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होता गया, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया यहाँ पर, यहाँ मैक्सिमम हो गया बेटा, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली। अगर आप चाहें तो इसके लेफ्ट साइड पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हम लोग को मिला था x इक्वल टू इंटेंसिटी मैक्सिमम x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, मतलब प्लस r इस तरफ है तो x इक्वल माइनस r दूसरी तरफ होगा। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से लिया है अंदाज से उतनी डिस्टेंस आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ बेटा, पहले इंक्रीज हुआ है और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। ये डिस्टेंस है -x और इस तरफ डिस्टेंस है +x, ठीक है बेटा। आप लिख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम, मैक्सिमम ये है आपका, ये है x इक्वल टू -r/2, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर ओरिएंटेशन। तो प्लीज इसको बना सकते हैं ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है x इक्वल टू r/√2 पर बोथ साइड्स ऑफ द लिंक, और फिर इंटरवल ग्रेजुअली। प्लीज नोट करें और आप आज की इतनी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।